नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक प्रश्नों को उसके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास भी हमारी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को करते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी जो है हिंदी साहित्य संबंधी, भाषा विज्ञान से संबंधित व काव्य शास्त्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए कर लेते हैं। आज की क्लास की शुरुआत DSSS TGT PGT हिंदी हो या UP TGT PGT के अंतर्गत होने वाली परीक्षा हो या LT ग्रेड की परीक्षा हो या फिर NTA नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी या हिंदी विषय से संबंधित, भाषा विज्ञान संबंधी या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की 12 रचनाओं का अपने इतिहास में उल्लेख किया है। कई बार ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में देखने को हमें मिला है कि आदिकाल की कितनी रचनाओं का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। तो आपको ध्यान रखना है 12 रचनाओं का। उनमें साहित्यिक पुस्तकें 4 है। कितनी पुस्तकें 4 है? कितनी पुस्तकें हैं साहित्यिक? तो वे है 4 पुस्तकें। 4 पुस्तकें उनमें किस प्रकार की है? साहित्यिक। जिनकी भाषा क्या है? तो उन पुस्तकों की भाषा यहाँ पर पूछी हुई है। तो आप लोगों का आंसर होगा इनमें से अपभ्रंश। ये शायद भाई टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो है आंसर गलत हो गया है यहाँ पर। तो आप आंसर लगाओगे तो अपभ्रंश जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा की 4 पुस्तकों को रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 4 पुस्तकें कौन कौन सी हैं ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले विजयपाल रासो, जिनके कवि रहे कवि नल्ह सिंह आएगा भाई। उसके बाद जो है अगली जो रचना है, अगला ग्रंथ है, अगली पुस्तक का नाम है वो है हम्मीर रासो। सारंग दरसूरी जो है इनके जो पुस्तक लिखने वाले जो विद्वान रहे हैं। फिर है कीर्तिलता के लेखक आप सभी को पता है विद्यापति जी है, जो कि अवहट भाषा में लिखी गई यानी कि अपभ्रंश भाषा की रचना है। कीर्ति पताका जो है ये भी विद्यापति जी की रचना है। इन 4 भाषाओं को जो है, इन 4 पुस्तकों को इन्होंने जो है अपभ्रंश भाषा की पुस्तक माना है और जो है इनको ही जो है इन्हें साहित्यिक पुस्तकों के अंतर्गत रखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 4 साहित्यिक पुस्तकों का उल्लेख जो है अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। बढ़ते हैं आगे और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को जब हम देखें। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश का परिवर्तित रूप या उत्तरकालीन अवस्था का जो नाम अवहट दिया गया है। 11वीं से 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाओं ने अपनी रचनाओं की भाषा जो है अवहट कहा है। कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि अवहट जो भाषा है कौन सी शताब्दी के बीच की भाषा मानी जाती है। तो 11वीं शताब्दी और 14वीं सदी के जो मध्य की जो भाषा है यानी कि अपभ्रंश के बाद की भाषा। तो और पुरानी हिंदी से जो पहले की जो भाषा आई थी, पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी जो है अवहट भाषा को माना गया है। उसके बाद देख लेते हैं संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है संस्कृतम भारतीय उपमहाद्वीपीय की एक भाषा है। इसे देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा रही है। संस्कृत भाषा को देववाणी यानी देवताओं की भाषा भी संस्कृत भाषा को कहा जाता है और सुर भारती भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना है कि कोई भी तथ्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं पाली भाषा। पाली प्राचीन उत्तर भारत की भाषा थी जो पूर्व बिहार से लेकर पश्चिम हरियाणा, राजस्थान और उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। उसके बाद देख लेते हैं अगली जो हमारी भाषा है वो है प्राकृत। प्राकृत भाषा जो है आर्य युग के मध्य युग में अनेक
प्रादेशिक भाषाओं का उदय हुआ, जिसे सामान्य रूप से प्राकृत कहा जाता था। यानी पाली के बाद जो भाषा का विकास हुआ था वो हमारी कौन सी भाषा रही? प्राकृत। प्राकृत के बाद जो है अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी तर और हिंदी भाषाएं निकली और हिंदी का विकास हुआ। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? यानी शिकार कथा जो है लिखने का सूत्रपात करने वाले लेखक कौन है? तो ये कई बार हमें परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिला है। तो सही आंसर हो जाएगा श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा का जन्म 23 मार्च 1886 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के सिकोहाबाद तहसील के किरथरा नामक गांव में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। इनके दादा जमींदार थे, परंतु दुर्भाग्य से उनके पिता रेवती राम शर्मा का निधन अल्पायु में ही हो गया। रिश्तेदारों तथा अन्य जमींदारों के कुचक्कर में उनकी पैतृक संपत्ति जाती रही और शर्मा जी की माता को 3 बेटों के साथ संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ा। स्वयं खेती की और बेटों का पालन पोषण भी इन्होंने किया। शर्मा जी को आरंभिक शिक्षा उनके बड़े भाई से मिली और हिंदी के शिकार साहित्य और संस्मरण साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में ये श्री राम शर्मा जी का नाम आता है। और कहते हैं कि उनके एक हाथ में कलम रहती थी और दूसरे हाथ में बंदूक रहती थी। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनकी दीर्घकालीन सेवा अविस्मरणीय रही है। यानी कि पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में भी इन्होंने जो है अपना योगदान दिया है और भारतीय संविधान संग्राम में उनकी सहभागिता को भुलाया नहीं जा सकता। 1920 में प्रताप जो कानपुर से निकाला गया, प्रताप नामक जो पत्र है वो कानपुर से निकाला गया। श्री राम शर्मा ने ही जो है इसका संपादन का कार्यभार संभाला था। तो ध्यान रखना है कि जो श्री राम है, जो कि शिकार साहित्य लिखने का जो प्रवर्तक माना जाता है, इस साहित्यकार द्वारा जो है प्रताप पत्र का भी जो है संपादन किया गया। और 1938 में वह लोकप्रिय मासिक विशाल भारत के भी संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। यानी कि विशाल भारत के संपादक भी वे बने और अवैतनिक रूप से 1952 ईस्वी तक यह सेवा करते रहे। मोहन सिंह सेंगर तथा अज्ञे जी उनके सह संपादक के रूप में जो है इनके साथ रहे और 1938 से 1962 तक विशाल भारत के संपादक ये बने रहे। तो इस प्रकार से इनसे जुड़ी हुई ये मुख्य बिंदु है जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था अपभ्रंश की एक होती है पूर्वकालीन अवस्था और एक होती है हमारी उत्तरकालीन अवस्था। पूर्वकालीन अवस्था है अपभ्रंश की। अपभ्रंश से जो पहले की भाषा थी वो थी प्राकृत और उत्तरकालीन जो अवस्था रही अपभ्रंश की वो है हमारी अवहट। अपभ्रंश के बाद जो है अवहट का विकास हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न, आंसर हो जाएगा हमारा डी। अवहट भाषा अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है और उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट दिया गया है। 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच इसका समय रहा, ये आप लोगों को पता ही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 4, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो इनमें से मगही जो है कहाँ बोली जाती है? बिहार के अंतर्गत बोली जाती है। मगही जो है बिहार प्रदेश की बोली है। देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और अन्य बातें और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षाओं में की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मगही को जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मगही बोलने वालों की संख्या 1,30,00,000 मानी जाती है और मुख्य रूप से यह बिहार के गया, पटना, जागीर, नालंदा, जहानाबाद, अलवर, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और औरंगाबाद के इलाकों में बोली जाती है। मगही बोली का जो क्षेत्र है ये रहेगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। बुंदेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मालवी, निमाड़ी और
जो है, एक सेकंड भाई, देख लेते हैं। और अन्य बोलियाँ, मालवी, निमाड़ी और भीली बोलियों के साथ साथ कोरकू और गोंडी जैसी बोलियाँ भी मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, ये भी हम देख लेते हैं। मारवाड़ी, मेवाती, बांगड़ी और ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, ब्रज, मालवी, ये सब, और रागड़ी, ये सभी बोलियाँ राजस्थान में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ी, मागधी, उड़िया, भतरी, हल्बी और सदरी, ये सभी बोलियाँ जो है छत्तीसगढ़ की बोलियाँ रही हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हिंदी के अनेक बोलियाँ उपभाषाएँ हैं और भारत में कुल 18 बोलियाँ हैं। इनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हाड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया, कुआउनी, मगही आदि मुख्य जो है ये बोलियाँ रही हैं। और इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य भी इन बोलियों में लिखे गए हैं, जैसे कि ब्रजभाषा और अवधी इनमें प्रमुख रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा और अवधी भाषा जो है काफ़ी प्रसिद्ध भाषाएं रही हैं। बढ़ते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध बोलियाँ रही हैं भाई। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5, भिखारी दास के काव्य निर्णय में किसका विवेचन दिया गया है? तो भिखारी दास जी द्वारा जो काव्य निर्णय ग्रंथ है उसमें सर्वांग विवेचन हमें देखने को मिलता है। काव्य निर्णय में जो काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य पुरुष, स्वरूप, भाषा गुण, शब्द शक्ति, रस सामग्री, गुणीभूत व्यंग्य, अलंकार गुण, शब्दालंकार, चित्रालंकार, दोष आदि का जो है सम्यक विवेचन हमें देखने को मिलता है, यानी संपूर्ण विवेचन हमें देखने को मिलता है। और छंदोर्णव पिंगल में जो है छंद निरूपण दिया गया है। भिखारी दास की इस रचना के अंतर्गत हमें छंद निरूपण देखने को मिलता है। भिखारी दास में जो है आलोचक दृष्टि एवं मौलिक चिंतन दिखाई देता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ जो है राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा रही है। देख लेते हैं। राजेंद्र यादव जी के प्रमुख उपन्यास सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, 1 इंच मुस्कान, जो कि मन्नू भंडारी जी के साथ लिखी इनकी सहयोगी रचना है। और कुल्टा, अनदेखे अनजाने पुल, मंत्र विश्वयुद्ध भाई, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। मंत्र एक था शैलेंद्र, ये रचना हम जो है बाद में देखेंगे। ये जो राजेंद्र यादव की जी, मैं कन्फर्म करके आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगी। तो उसके बाद जो है कहानी संग्रह जो राजेंद्र यादव के है भी है। देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, टूटना, ढोल और अपने पार, वहाँ पहुँचने की दौड़, हासिल तथा अन्य कहानियाँ, चौखटे तोड़ते त्रिकोण, और कविता संग्रह में शामिल है आवाज़ तेरी है, आलोचना में शामिल है कहानी, स्वरूप और संवेदना, कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति, 18 उपन्यास, प्रेमचंद की विरासत उपन्यास व स्वरूप और संवेदना आदि रचनाएं है। संस्मरण में है वे देवता नहीं है, आत्मकथा इनकी है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। तो ये संस्मरण भी ध्यान रखना है राजेंद्र यादव का। और आत्मकथा संबंधी जो ये मुड़ मुड़ कर देखता हूँ रचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो मणिकर्णिका के लेखक निम्नलिखित में से जो है तुलसी राम जी रहे हैं। तुलसी राम जो कि एक दलित लेखक रहे हैं। तो देख लेते हैं। किताब में डॉक्टर तुलसी राम मुर्दैया के आगे का जीवन, यानी अपने बचपन के मुर्दैया का साथ छोड़ बनारस का हाथ पकड़ने और उनके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 10 साल के जीवन का संघर्ष है। मणिकर्णिका प्रसिद्ध दलित साहित्यकार तुलसी राम की आत्मकथा है। मुर्दैया का ही जो है ये दूसरा भाग है।
ये पूछा जा सकता है। ये मुर्दैया का कौन सा भाग है, तो ध्यान रखना है दूसरा भाग है। हिंदी दलित आत्मकथाओं में डॉक्टर राम कुमार का 2010 में प्रकाशित पहला खंड मुर्दैया एवं दूसरा खंड 2013 में मणिकर्णिका नाम से जो है संपादित किया गया। और दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आख्यान इन ग्रंथों में जो है, इन आत्मकथाओं में हमें देखने को मिलता है। यह कीर्ति समाज, संस्कृति, इतिहास और राजनीति की उन परतों को उगाड़ती है जो अभी तक अनकहा और अनछुआ था। बोधकों को भारतीय समाज के सच का आईना दिखाती है और जो है 21वीं शताब्दी के भारत की तस्वीर कैसी है, ये हमें बताती है। बढ़ते हैं आगे। ये केवल एक आत्मकथा भर नहीं, अपितु पूरे दलित समाज की पीड़ा की पीड़ा का जो है यथार्थ रूप है। यानी कि पूरे के पूरे समाज, जो दलित समाज है उसकी जो यहाँ पर जो है दलित समाज की पीड़ा को यहाँ पर दर्शाया हुआ है और उनकी भोगी हुई अनुभूति है। यानी कि दलित साहित्य की पीड़ा का यथार्थ रूप और उनकी भोगी हुई अनुभूति को जो है इन आत्मकथाओं के माध्यम से दर्शाया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8, लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार कौन है। लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार निम्नलिखित में से अज्ञे जी रहे हैं। अज्ञे का पूरा नाम सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ। डॉक्टर कृष्ण दत्त पालीवाल ने जिन 10 कहानियों को प्रस्तुत किया वे हैं मेजर चौधरी की वापसी, गैंग्रीन और यानी कि रोज नाम से भी इस कहानी को जाना जाता है। अज्ञे जी की जो गैंग्रीन कहानी है उसका दूसरा नाम कई बार पूछ लेते हैं, तो रोज आपको ध्यान रखना है। और नगा पर्वत की एक घटना, होली बोन की बतखे, पठार का धीरज और जयदौल विवेक से बढ़कर, सांप, शरणदाता और कोठरी की बात, ये सभी की सभी अज्ञे जी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं अज्ञे जी ने मुख्य रूप से 3 उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें कि शेखर एक जीवनी शेखर एक जीवनी के 2 भाग बताए गए हैं। काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। शेखर एक जीवनी नामक जो उपन्यास है, ये पहले तो ये पूछा जाता है शेखर एक जीवनी जो है किस विधा की रचना है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक उपन्यास है और इसके रचयिता कौन है, अज्ञे जी हैं। आपको ध्यान रखना है नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी इनके उपन्यास रहे हैं और जो कि शेखर एक जीवनी में ही संग्रहित हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो तथ्य है वो है नाटक जो है उत्तर प्रियदर्शी इनका प्रमुख नाटक रहा है और संपादन इन्होंने किया है आधुनिक हिंदी साहित्य का निबंध संग्रह इन्होंने लिखा है। भाई आधुनिक संपादन किया है इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का पुस्तक का जो है इन्होंने संपादन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे हैं और तार सप्तक के कवि रहे हैं ये, जिसमें कि जो तार सप्तक का प्रकाशन इन्होंने 1943 ईस्वी में किया और जो है द्वितीय सप्तक जो का प्रकाशन इन्होंने जो है द्वितीय सप्तक को इन्होंने ये लेकर आए 1951 में और तीसरा जो सप्तक है 1959, फिर जो है चौथा सप्तक इन्होंने 1979 में जो है प्रकाशित कराया। इसके बाद देख लेते हैं नए एकांकी 1952 में, रूपाम्बरा जो है 1960 एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया है। अज्ञे को वर्ष 1978 में कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अकेली जो कहानी है किसकी रचना है। अकेली नामक कहानी जो है निम्नलिखित में से जो है मनु भंडारी जी की कहानी है। उसके बाद देख लेते हैं मनु भंडारी जी से जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। मनु भंडारी की बहुचर्चित कहानी अकेली एक मनोवैज्ञानिक कहानी मानी जाती है, जिसकी नायिका सोमा बुआ है और जो अकेली परित्युक्त यानी कि जिसे त्याग दिया गया हो
और बूढ़ी है, मैं हार गई उनकी पहली कहानी है मनु भंडारी जी की। मनु भंडारी के लेखन का मुख्य क्षेत्र गद्य साहित्य रहा है। इनमें भी कथा लेखन केंद्र रहा है, यानी कि इनमें भी जो है गद्य साहित्य के अंतर्गत भी इन्होंने कथा लेखन को केंद्र में रखा है। और उनके 12 कहानियाँ संग्रह माने जाते हैं मनु भंडारी जी को, जैसे कि एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, संपूर्ण कहानियाँ आदि इनकी कहानियाँ रही हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 10। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन मानी जाती है? होगी जय पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका निम्नलिखित में से सूर्य बालाजी रही है। इससे संबंधित और अन्य तथ्य देख लेते हैं। कात्यायनी संवाद, एक इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम, दिशाहीन, थाली भर चांद, मुंडेर पर और गृह प्रवेश, सांझवाती, 5 लंबी कहानियाँ, मानुषगंध और गोरा गुणवंती उनकी बहुचर्चित कहानी संग्रह रही है। यानी कि सूर्य बालाजी के ये प्रमुख कहानियाँ संग्रह रही है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। जो नए साहित्यकार हैं, नए लेखक हैं, उनसे संबंधित भी जुड़ी हुई रचनाओं को आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, ताकि आपको करंट से संबंधित भी आपके प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले, तो जो है आप उसका सही आंसर दे सको। तो सूर्य बाला जी द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। कह पुरुषोत्तम नवीन कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। जो ये पंक्तियाँ है सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा राम की शक्ति पूजा से ली गई है, और इन्हीं से प्रेरित होकर जो है सूर्य बालाजी ने भी इन पंक्तियों को लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेखिका का नाम पूछ लिया जाए तो सूर्य बाला, और लेखक है निराला जी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में देख लेते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर केवल हम आंसर देख करके इनका कालक्रम हम देख लेते हैं। कौन सी रचना किस सन में प्रकाशित हुई और उनके रचनाकार कौन रहे। सबसे पहले रस रहस्य, फिर भाव विलास, फिर काव्य निर्णय, फिर जगत विनोद। तो इन रचनाओं के रचनाकार व इनका प्रकाशन वर्ष हम देखें तो सबसे पहले आएगी रस रहस्य, जो कि 1670 ईस्वी में कुलपति मिश्र जी द्वारा लिखी गई रचना है। फिर है भाव विलास, 1689 में देव कवि द्वारा की रचना है। और काव्य निर्णय भिखारी दास की 1746 की रचना है। जगत विनोद जो है 1753 के मध्य और 1833 के मध्य देव कवि द्वारा लिखी गई रचना है। तो ये सभी रचनाएं जो है रीतिकाल से संबंधित हैं, रीतिकाल कवियों की हैं। इनको आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे, इनके ग्रंथों की संख्या जो है 72 बताते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हम किस प्रश्न का बिंदु लेकर देव कवि से संबंधित हम देख रहे हैं। तो देव कवि, एक सेकेंड भाई, ये थोड़ा यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया भाई। जगत विनोद जो रचना है वो देव कवि की नहीं है, बल्कि पद्माकर जी की है। रीतिकाल के प्रमुख कवि हुए हैं पद्माकर, अंतिम प्रमुख कवियों में शामिल है पद्माकर जी। तो जगत विनोद रचना जो है पद्माकर की है भाई, पद्माकर। तो पद्माकर द्वारा लिखी गई ये रचना है। काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की, भाव विलास जो है देव कवि की है, रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र की है। थोड़ा इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी भाई, जल्दबाजी में मैंने आपको यहाँ पर जगत विनोद देव कवि की बता दिया। तो ये देव कवि की नहीं है बल्कि पद्माकर की है। तो ये हमारा अगला पॉइंट है। तो इन कवियों से संबंधित जुड़ी हुई भी कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम इस प्रश्न के माध्यम से देख लेते हैं। देव कवि के संबंध में हम जब बात करें तो इनके ग्रंथों की संख्या जो है 72 बताई जाती है। इनमें भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान मणि, सुजान विनोद और जो है सुख सागर तरंग आदि 19 ग्रंथ प्राप्त हैं। उसके बाद जो है पद्माकर जी के संबंध में उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन और गंगा लहरी, आलीजा प्रकाश, प्रताप सिंह विरुद्धावली,
प्रबोध 50, ईश्वर 25, यमुना लहरी, प्रताप सिंह सफरनामा और भगवंत पंचशिका और राजनीति, कली 25, रायशा और हितोपदेश, अश्वमेघ आदि रचनाएं जो है ये पद्माकर जी की हैं। उसके बाद कुलपति मिश्र जी के संबंध में हम उनकी रचनाओं को जब देखें तो रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिणी और नक्षिक संग्राम सार, ये सभी रचनाएं कुलपति मिश्र जी की हैं। भिखारी दास जी की प्रमुख रचनाओं को जब हम देखें तो नामकोश, रस सारांश, छंदावरण पिंगल और काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, शतरंज शतीका और अमरकोश, ये सभी रचनाएं जो है भिखारी दास जी की हैं। इन रचनाओं को जब हम बार बार रिवीजन करते हैं तो परीक्षा में अगर जो है हमें घुमा फिरा कर भी जब प्रश्नों को पूछा जाता है या फिर जो है एक जैसे नाम से संबंधित रचनाओं को वहाँ पर दे दिया जाता है तो तथ्यों की अधिक बार रिवीजन होने के कारण वे हमें जो है अच्छे से याद हो जाते हैं और वहाँ पर हम कंफ्यूज नहीं होते। तो DSSB की जो परीक्षा है आप लोगों के लिए 0.5 जो नेगेटिव मार्किंग के साथ होने वाली है, तो सीधा 4% गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से तथ्यों की बार मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अगर कम पढ़ोगे और बार तथ्यों को रिवीजन करोगे तो उन्हीं इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर वे प्रश्न आप लोगों के लिए जब आप लोगों के सामने होंगे परीक्षा में, बार पढ़े हुए प्रश्न जब आप लोगों के सामने होंगे तो आप अच्छे से उनका आंसर कर पाओगे और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। हिंदी विषय में अधिक स्कोर पाने के लिए बस यही एक ट्रिक है, तथ्यों की बार रिवीजन और जो है निरंतरता के साथ अभ्यास, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही होता है सफलता का राज। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। और वीडियो आपको भाई पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये क्लास ये प्रश्न आपके लिए मददगार साबित होंगे, हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक अवश्य किया करो। आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो पहला उपन्यास है वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उनका प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। इनमें 3 प्रमुख पात्र रहे हैं, भटनी जो बाणभट्ट और भटिनी और निपुणिका जो है कई बार परीक्षा में पूछा जाता है किस उपन्यास का पात्र है, तो ध्यान रखना है बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एक उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। भाई इसकी विधा भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। हम आत्मकथा को देख करके हमारे मन में विचार आता है कि ये जो रचना है ये आत्मकथा संबंधी है, तो आत्मकथा नहीं है, ये एक इनका उपन्यास है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में राजकमल प्रकाश ने किया था और प्रमुख रचनाएं है हजारी प्रसाद जी की जो है सूर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य के भूमिका 1940, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952, कबीर 1942, नाथ संप्रदाय 1950, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949 और साहित्य का मर्म जो है 1949 की इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो पहला गिरमिटिया जो है महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित उपन्यास रहा है। महात्मा गांधी जी का जो पहला गिरमिटिया जो रचना है उपन्यास है वो है गिरिराज किशोर जी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है और महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है और इनके नायक जो है मदन मोहन दास रहे हैं। तो कई बार पूछा जाता है मदन मोहन दास किस रचना के नायक है या किस उपन्यास के पात्र है, तो आपको ध्यान रखना है मदन मोहन दास जो है महात्मा गांधी पर आधारित उपन्यास पहला गिरमिटिया जो कि गिरिराज किशोर जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और इसके अलावा जो महात्मा गांधी के ऊपर जो है काफ़ी साहित्यकारों ने जीवनियाँ भी लिखी है उनसे संबंधित, जैसे कि श्री गांधी बापू, जैसे कि घनश्याम बिड़ला ने लिखी बापू
नाम से इनकी जीवनी। तो कई साहित्यकारों ने महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित उपन्यास भी लिखे हैं और जीवनियाँ भी लिखी है, रचनाएं लिखी गई है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित। तो ध्यान रखना है किस साहित्यकार द्वारा कौन सी रचना इनके जीवन से संबंधित लिखी है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, पीली आंधी। पीली आंधी नामक उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है? कई बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पीली आंधी उपन्यास की जो लेखिका है वो है प्रभा खेतान। प्रभा खेतान जी द्वारा लिखी गई रचना पीली आंधी है। तो देख लेते हैं। पीली आंधी उपन्यास की लेखिका प्रभा खेतान जी हैं। इनके और अन्य उपन्यास भी है। आओ पेपे घर चले, छिन्नमस्ता, पीली आंधी, अग्निसंभवा, तालाबंदी, अपने अपने चेहरे आदि जो है ये प्रभा खेतान जी की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं कविता संग्रह इनके द्वारा लिखे गए। अपरिचित, उजले, सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, मैं, एक और आकाश, सीढ़ियाँ चढ़ती ही मैं, और एक और आकाश की खोज में। उसके बाद जो है कृष्ण धर्मा में, और हुस्नो बानो और अन्य कविताएं, अहिल्या, ये सभी जो है इनके कविता संग्रह हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, मुकुल नामक कविता संग्रह किस लेखिका का है या किस रचनाकार का है? तो आपको ध्यान रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। मुकुल कविता संग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता संकलित है। इसका प्रथम संस्करण 1930 में प्रकाशित हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का अन्य कविता संग्रह जो है त्रिधारा है, और सुभद्रा कुमारी चौहान 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए। सुभद्रा कुमारी चौहान के 2 कविता संग्रह और जो है 3 कथा संग्रह भी प्रकाशित हुए। उनकी कविता संग्रह के नाम जो है मुकुल और त्रिधारा है, और कहानी संग्रह जो है 15 कहानियाँ वाली बिखरे मोती, 15 कहानियाँ वाली बिखरे मोती में प्रकाशित है। और जो 9 कहानियाँ वाली में जो है उन्मादी 1947 में प्रकाशित है उनकी। ये जो वही थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। इनकी जो 15 कहानियाँ हैं वो बिखरे मोती में प्रकाशित है। 15 कहानियाँ जो है इनकी बिखरे मोती में प्रकाशित है, और बिखरे मोती 1932 व 34 में प्रकाशित की गई। बल्कि इनकी 9 कहानियाँ जो है उन्मादी 1947 में प्रकाशित हुई। 14 कहानियाँ जो है इनकी सीधे साधे चित्र में प्रकाशित की गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 88 कविताएं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लगभग जो है 88 कविताएं लिखी, लेकिन इनकी 2 कविताएं झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत आदि इनकी जो है काफ़ी लोकप्रिय कविताएं रही। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? तो आप सभी को पता है राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव है शिवपालगंज। शिवपालगंज जो है राग दरबारी उपन्यास लिखा गया, जो कि श्री लाल शुक्ल जी द्वारा एक व्यंग्य रचना रही है। राग दरबारी हिंदी साहित्यकार श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखी गई व्यंग्य रचना है, जिसके लिए 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह एक ऐसा उपन्यास है जो शिवपालगंज गांव की कथा को वर्णित करता है, और उसके कथा के माध्यम से जो है आधुनिक भारतीय और जीवन की मूल्यहीनता को सहजता से अनावृत करता है, यानी दर्शाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित हिंदी का पहला उपन्यास, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास माना जाता है उनका बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है। इनके 3 प्रमुख पात्र है इस उपन्यास में, बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणी का। इस पुस्तक का प्रकाशन 1946 में राजकमल जी द्वारा किया गया। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ये हम कर चुके हैं, पहला गिरमिटिया। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न भी हम जो है भाई कर चुके हैं। पीली आंधी की लेखिका कौन है? ये है जो है निम्नलिखित में से प्रभा खेतान जी। तो बार बार प्रश्न 1-2 प्रश्न हमारे रिपीट हो गए हैं भाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन माने जाते हैं? तो राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा लिखा गया घुमक्कड़ शास्त्र जो है राहुल सांस्कृत्यायन का मानना था कि घुमक्कड़ी मानव मन की मुक्ति का साधन होने के साथ साथ अपने क्षितिज विस्तार का भी साधन है। और उन्होंने कहा है कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। राहुल ने अपनी यात्रा के अनुभवों और आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र भी रचा है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। गोवध निवारण की भावना में लिखा गया जो है कौन सा उपन्यास है? तो निशाई हिंदू गोवध निवारण की भावना से लिखा जाने वाला राधा कृष्ण दास जी का 1889 ईस्वी में जो है ये लिखित ये उपन्यास जो है निशाई हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है। यह गोवध निवारण यानी कि गोवध समस्या का जो समाधान करने के लिए लिखा जाने वाला उपन्यास है। उसके बाद देख लेते हैं अगला, विनायक किस उपन्यास का पात्र है? तो नूतन ब्रह्मचारी का पात्र रहा है, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया उनका उपन्यास है। हिंदी विख्यात साहित्यकार जो है रमेश चंद्र शाह जी द्वारा ये विनायक नाम का जो है एक उपन्यास भी लिखा गया है, जिसके लिए उन्हें 1914 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 23, 12 बरस ले कुकर जिए अरु 16 लो जिए सियार किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं जगनिक जी की। कवि जगनिक ने परमाल रासो 12वीं शताब्दी की रचना की और यह आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक वीरगाथात्मक रासो काव्य रहा। आज के समय में परमाल रासों का केवल एक आलेखखंड ही उपलब्ध है। हालांकि इस रचना के काल के विषय में काफ़ी मतभेद रहे हैं। कहीं पर 12वीं शताब्दी तो कहीं पर 16वीं शताब्दी की रचना ये बताई जाती है। कवि जगनिक को कालिंजर और महोबा के राजा परमाल के दरबारी कवि रहे हैं। कवि जगनिक जो है कालिंजर और महोबा के राजा परमाल के दरबारी कवियों रहे हैं। कई बार पूछ लिया जाता है जगनिक जो है किन राजाओं के दरबारी कवि रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो रासो शब्द का संबंध शुक्ल जी ने रासायन से माना है। रासो शब्द का जो है अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग शब्दों से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। तो शुक्ल जी द्वारा जो है रासायन से मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से मानते हैं। पिसल देव रासों में काव्य के अर्थ में रासायन शब्द बार बार आया, यही कारण रहा कि रासायन शब्द से ही जो है शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। हमारी समझ में इस रासायन शब्द से होते होते ये जो है रासो हो गया। रसिक से मानी जो है अन्य ऑप्शनों के अनुसार जब हम देखें तो रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई नरोत्तम स्वामी जी द्वारा। रास से मानी है गौरी शंकर ओझा ने और रासक से मानी है हजारी प्रसाद ने। और सर्वमान्य भी भाई रासक से ही मानी जाती है। तो सर्वमान्य तौर पर रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रासक से मानी जाती है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो आपको लगाना है रासक शब्द से। और अलग अलग विद्वानों के अनुसार पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है रासायन से किसने मानी, जो रसिक से किसने मानी, रास से किसने मानी। और जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि रहे हैं अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान जी को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सरहप्पा को माना राहुल सांस्कृत्यायन ने
और स्वयंभू को माना राम कुमार वर्मा ने, पुष्यदंत को माना शिव सिंह सेंगर ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 26। संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया? तो संविधान की जो 92वें संशोधन के अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था, उनमें 4 भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया। वे 4 भाषाएं कौन कौन सी रही? तो आप सभी को पता है, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। इन 4 भाषाओं को 92वें संशोधन में जो है शामिल किया गया। तो सबसे पहले हम 22 भाषाओं को देख लेते हैं। संविधान में वर्णित असमिया बंगला, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 22 भाषाओं संविधान 8वीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। असमिया बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को जो है 92वें संशोधन में शामिल किया गया है। तो शुरुआत में 14 भाषाओं को संविधान के आरंभ में शामिल किया गया था, और जो 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। संविधान अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया। 21वें संशोधन में जो है सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा। उसके बाद 1992 में 71वें संशोधन के अधिनियम में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को और शामिल कर दिया गया। उसके बाद जो है एक संशोधन हुआ और 2003 में, जो कि 92वां संशोधन था, इसके अंतर्गत जो है 2004 के से प्रभावी जो हुआ, उसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, इन 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। 8वीं अनुसूची में जो है इनको शामिल किया गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 27। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संबंध में ये कथन कहे है? तो शुक्ल जी द्वारा ये कथन कहे गए हैं जायसी जी के संबंध में। पढ़ने में ऐसा लगेगा कि ये कबीर दास जी के संबंध में शुक्ल ने ये कथन कही है, लेकिन कबीर के संबंध में इन्होंने नहीं कही है, बल्कि जायसी जी के जो सूफी कवि हुए हैं हमारे जायसी जी, उनके संबंध में ये कथन कहे गए हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं आगे। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों का में इन्हीं का नाम आता है, और इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदू की बोलियों में पूरी सहृदय से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्था के साथ साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया है। और कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी जी द्वारा पूरी की गई, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। हीन भय जलमीन अधीन कहा कतिमो अकुलानी समाने नीर स्नेही की लय कलंक निराश है कायर त्याग पराने। जो ये पंक्तियां हैं, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में नीर स्नेही में कौन सा अलंकार है? नीर स्नेही में जो है भाई सभंग पद श्लेष अलंकार माना जाता है। जब किसी काव्य पंक्तियों में किसी पद विशेष को तोड़कर भंग करके उसके 2 से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं, वहाँ पर हमारा जो है सभंग पद श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि नीर स्नेही में के जब टुकड़े किए जाते हैं, 2 अर्थ निकाले जाते हैं। किस प्रकार से? एक तो हो गया नीरस स्नेही और एक होगा नीरस्नेही। तो इस प्रकार से अलग अलग अर्थ बोध होते हैं, नीरस्नेही और नीरस्नेही। इस प्रकार से 2 अलग अलग अर्थों का जब बोध होता है तो वहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भिखारी दास के काव्य निर्णय में किसका विवेचन है? तो सर्वांग निरूपण विवेचन हुआ है। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे
जो है रिपीट हो गई है। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 30, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा? तो शुक्ल ने कहा है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का व्यवहार किया है और बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ उन्मुक्त है। तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया। बिहारी जी के संबंध में बढ़ते हैं कि बिहारी की जो भाषा है वो चलती होने पर भी साहित्यिक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 31, कलह जहाँ तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। ये पंक्तियाँ जो है निम्नलिखित में से जो है किसकी है? तो ये पंक्तियाँ निम्नलिखित में से जो है नागरीदास जी द्वारा लिखी गई। नागरीदास जी का वास्तविक नाम सावंत सिंह है। ये किशनगढ़ के राजा रहे हैं। गृह कलह से उबकर ये जो है वृंदावन चले गए थे। वहाँ पर वे विरक्त भक्त के रूप में वे रहने लगे थे। आगे चल के नागरीदास नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा जो है राजेंद्र यादव जी की है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को। इसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा भाई एक प्रश्न और आया था हमारा बीच में, ये भी हम कर चुके हैं। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो तुलसी राम जी हैं मणिकर्णिका के लेखक। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 34, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो महाकाल उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर जी रहे हैं। उसके बाद अमृतलाल नागर की और अन्य प्रमुख रचनाएं जब हम देखें तो 1947 में महाकाल लिखा इन्होंने। बूंद और समंदर 1956, शतरंज के मोहरे है, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकादशी निमेश्वर आय, मानस का हंस तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित है, नाचो बहुत गोपाल और खंजन नैन जो कि सूरदास जी से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 35, सिद्ध भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो ब्राचड़ बोली से माना जाता है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी का जो है विकास हुआ। 85 से लैंदा और पंजाबी का, मागधी से बिहारी और बंगला का, बिहारी बंगला उड़िया असमिया का विकास हुआ और अर्धमागधी से हुआ जो है पूर्वी हिंदी का विकास। भाई अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर आप जो है जिन जिन जो अपभ्रंश भाषाओं से जिस भी बोली का विकास हुआ उनको देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षाओं में काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधी का विकास किससे हुआ? ब्राचड़ से। 85 से जो विकास हुआ जो है लैंदा और पंजाबी का, मागधी से जो है बिहारी और बंगला उड़िया असमिया का विकास हुआ, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और पूर्वी हिंदी से निकली अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। और शोर शैनी अपभ्रंश से हुआ पश्चिमी हिंदी का विकास और पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां निकली वो थी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी आदि। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36, किस समीक्षक विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक मानते हैं? तो इनमें से जो है आनंद कुमार स्वामी जी ने जो है विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा का रूपक माना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 37, कमलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी नहीं है। कौन सी इनमें कमलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी नहीं है? राजा निर्वंशिया कमलेश्वर जी की है, मांस का दरिया और कस्बे का आदमी। तीनों कहानियाँ कमलेश्वर जी की है, लेकिन एक और जिंदगी कहानी की लेखक जो है कमलेश्वर जी नहीं है, बल्कि मदन मोहन राकेश जी की ये कहानी है। एक और जिंदगी 1961 ईस्वी में लिखी गई मदन मोहन राकेश जी की प्रसिद्ध कहानी है। राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958 और मांस का दरिया 1966 कमलेश्वर जी की कहानियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 38, इनमें से कौन सी कृति वृंदालाल वर्मा जी की है? तो इनमें से कौन सी कृति वृंदालाल वर्मा जी की मानी जाती है? तो वो है भुवन विक्रम। भुवन विक्रम जो है वृंदावन लाल वर्मा जी की कीर्ति रही है। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य बिंदु।
उपयुक्त विकल्पों में से भुवन विक्रम 1957 ही वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास रहा है और शेष गोदान 1936 प्रेमचंद जी का उपन्यास है। चित्रलेखा 1934 भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है और यही सच है जो है 1936 मनु भंडारी जी का उपन्यास है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 39, सुख सागर के रचनाकार कौन है? सुख सागर रचना के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल जी रहे हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने जो है विष्णु स्वामी के आधार पर खड़ी बोली में सुख सागर की रचना की। आरंभिक खड़ी बोली की रचनाओं में सुख सागर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सांध्य भाषा से अभिप्राय। आप सभी को पता है सांध्य भाषा से अभिप्राय है ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा ही सांध्य भाषा कहलाती है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 41, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम देने वाले इतिहासकार वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। हिंदी साहित्य के जो रीतिकाल का नामकरण अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग दिया गया, तो देख लेते हैं। सबसे पहले शुक्ल जी ने रीतिकाल का नाम जो है रीतिकाल कहा है और उत्तर मध्यकाल भी इन्होंने माना है। राम कुमार वर्मा जी द्वारा दिया गया कलाकाल, डॉक्टर रसाल ने दिया काव्य कलाकाल और जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का नाम जो है श्रृंगार काल नाम दिया है। और उसके बाद जो है मिश्र बंधुओं ने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने भाई श्रृंगार काल कहा है। त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने जो है आरंभिक काल कहा है और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल माना है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल के नामकरण जो है अलग अलग बताया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42, बालचंद बिजबाई भाषा दुहु नहीं लगन दूजन हासा। ये पंक्तियाँ जो है विद्यापति जी की है, आपको ध्यान रखना है। विद्यापति की जो 3 रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हुई है जिसमें पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 43, 43, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख सुखी संवाद से हुआ? ये सुख सुखी संवाद पर आधारित जो रासो ग्रंथ है वो है हमारा पृथ्वीराज रासो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें परिक्षिप्त या जोड़ा या मिलाया हुआ मानना चाहिए, इससे वे अंश की परिक्षिप्त सिद्ध होते हैं और उनके 3 विरुद्ध तथ्य है जो ये कथन कहा गया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूरा कथन है। सुख सुखी संवाद इन्होंने कहा है और पृथ्वीराज रासों में की जो शुरुआत है सुख सुखी संवाद से मानी है। उसके बाद देख लेते हैं, एक है भृंग भृंगी संवाद। एक आता है भाई परीक्षाओं में भृंग भृंगी संवाद के रूप में जो है कौन सी रचना की शुरुआत मानी जाती है, वो है कीर्ति लता जो कि विद्यापति जी द्वारा लिखी गई रचना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार दत्ता शब्द व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार दत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः निम्नलिखित में से जो है छेदन के अर्थ में होता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन किस ग्रंथ में हुआ? तो संत मत के अलावा जो शब्द का प्रचलन जो है नाथ पंथ में हमें देखने को मिलता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई प्रश्न नंबर 46 में भारतेंदु के नाटकों में में से भाण कौन सा है? तो इनमें से जो है भारतेंदु जी द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं रूपक ये दिए गए हैं, इनमें भाण पूछा हुआ है। तो भाण है इनमें विस्मय विष्मोधम जो है, एक मिनट भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा भाई अनुदित व मौलिक दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी गई, जिनमें जो है उन्होंने भाण भी लिखे हैं, रास्य भी लिखे हैं। तो काफ़ी जो अलग अलग जो है रचनाएं इन्होंने लिखी है, व्यंग्य भी लिखे हैं। तो ये हमें बताना है कौन सा नाटक भाण है। भाण में मतलब होता है केवल एक पात्र होता है भाई, एक पात्र आधारित रचना होती है, एक ही पात्र जो है अपने संवाद बोलता है।
तो आपको ध्यान रखना है एक पात्र से संबंधित जो रचना है उसे ही हम बाण का नाम देते हैं, बाण कहते हैं। विस्मय विस्मोधम जो है इसका आंसर हो जाएगा। वेदिकी हिंसा न भवति 1873 में इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मांसाहार के कारण हो जाने वाली हिंसा पर व्यंग्य किया है। प्रेम जोगनी 1874, सत्य हरिश्चंद्र 1875, चंद्रावली 1875, विस्मय विस्मोधम जो है इनका बाण 1876 की रचना है। और भारत जननी जो है 1877, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1880, अंधेर नगरी 1881 की रचना है। इस नाटक में ब्रिटिश शासन व्यवस्था और धार्मिक पाखंडों पर भी प्रहार किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि हिंदू नेशनल थिएटर की मांग पर भारतेंदु जी ने इस नाटक की रचना एक रात में की। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक नाटक है जो इसकी रचना उन्होंने एक रात में की। तो एक रात में की जाने वाली जो इनका नाटक है वो है अंधेर नगरी, आपको ध्यान रखना है। और सती प्रताप जो है 1884 ईस्वी की इनकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुदित नाटकों में शामिल है रत्नावली। वे सभी मौलिक नाटक थे भाई हमारे, और ये जो है हमारे भारतेंदु जी द्वारा रचित अनुदित नाटक रहे हैं। रत्नावली 1968 ईस्वी में हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक का अनुवाद इसमें दिखाया गया है। विद्या सुंदर 1868 में इनका बांग्ला अनुवाद है। पाखंड विडम्बन 1872 में कृष्ण मिश्र कृत जो है प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का अनुवाद इसमें दिया गया है। कपूर मंजरी 1875 ईस्वी प्राकृत में रचित राजशेखर का काव्य अनुवाद है। और मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में गुप्तकालीन नाटककार विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं दुर्लभ बंधु 1880 शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक मैनचेस्ट ऑफ वेनिस का अनुवाद रहा है। प्रश्न नंबर हमारे आ गया 47 निम्नलिखित में से दो समांतर कथाओं प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है। तो शंकर शेष जी का नाटक जो है दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला जो नाटक है वो है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी का जो है नाटक है जो इससे उसे काफ़ी प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई है। दो समांतर कथाओं पर चलने वाला यह नाटक एक और अरविंद उनके परिवार और कॉलेज के प्रसंग है, तो दूसरी ओर द्रोणाचार्य उनके परिवार और तथा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा और एकलव्य आदि के प्रसंग इसमें दर्शाए हैं। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है और इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि अपने जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस नाटक से ली गई है। तो ये जो है स्कंदगुप्त की प्रसिद्ध पंक्तियाँ रही हैं। तो देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त के प्रथम अंक में मात्र गुप्त काव्यकर्ता कालिदास का कथन है कि कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अत्यंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, किंतु ऐसी विडंबना लक्ष्मी के लालों का भूभंग और सोम की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या। एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। तो इसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारा 49, ठेस कहानी के लेखक कौन है। तो ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी है। ठेस कहानी के लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु है, जिसमें कथानायक सिरचिन और सादगी व करुणा की पृष्ठभूमि में उसकी विलुप्त कला के प्रति ललक व मरण स्पर्शी का चित्रण है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न नंबर 50। भाई आज के प्रश्न हमारे काफ़ी सारे पिछले प्रश्न जो है रिपीट हो गए थे। तो क्योंकि अगर बार बार प्रश्नों की आप रिवीजन करोगे, क्योंकि एक बार पढ़ने से जो हमारे ये इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु है ये याद नहीं रह पाते, इसलिए मैं बीच बीच में आपको मैराथन क्लास के माध्यम से पिछली क्लास के प्रश्नों के बीच जो है रिवीजन करते हुए हम चलते रहेंगे और साथ ही जो है अन्य नए प्रश्नों को भी हम जोड़ते हुए अपनी जो है
क्लासेस के माध्यम से करते हुए चलेंगे, ताकि आपकी तथ्यों के भी बार बार रिवीजन होती रहे और जो है आप लोगों को नए प्रश्न भी यहाँ पर मिलते रहें। तो इसी उद्देश्य के साथ हम जो है अपने इन प्रश्नों को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आपको परीक्षा में इससे अधिक से अधिक लाभ मिले। और भाई आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन हम देख लेते हैं। भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया? ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन हमें देखना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है भाई। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये कथन भी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। उसके बाद बात करें आगे, कविताओं को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, ये भी कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। तो ये कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कवि कर्तव्य जुलाई 1901 की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। इस निबंध में द्विवेदी जी ने लिखा है कि गद्य और पद्य दोनों में कविता रची जा सकती है। कविता और भाषा सरल, बोधगम्य और बातचीत के स्तर पर होनी चाहिए। कविता में अलंकरण के स्थान पर अर्थ या भाव की प्रधानता होनी चाहिए, अर्थात अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। यह बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि कविता में अर्थ सौरस्य तो है, छंद अलंकार न भी हो तो भी कविता की सार्थकता बनी रहती है। तो ये कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कविता को आत्मा की कविता भाई आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस कथन का बताना है कि कविता मनुष्यों की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। इस कथन के जो है विद्वान का नाम बताना है, लेखक का नाम बताना है, जो ये कथन किसके द्वारा कहा गया, क्योंकि ये कथन इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में पहले काफ़ी बार पूछा जाता है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह जो है कविता की भी मुक्ति होती है। ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? आप लोगों के लिए आज का ये होमवर्क रहेगा भाई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताया था कि ये कथन किन विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं। तो इसे एक एक प्रश्न के साथ सभी तथ्यों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए हमने आज की क्लास के अंतर्गत लगभग जो है 50 प्रश्नों को MCQ को कंप्लीट किया है, ताकि आपकी तथ्यों की बार बार रिवीजन होती रहे। और पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में चाहे UP TGT PGT के अंतर्गत पूछे गए हैं, या फिर DSSP के अंतर्गत, या फिर अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, जैसे कि NTA NET की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और हम अपने प्रश्नों की जो इस श्रेणी को इसी तरह परीक्षा तक आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप लोगों का जो आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, इसके लिए जो है मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। तो एक बार से फिर मैं कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट अवश्य करना, और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।